हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा वीडियो नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 लॉस ऑफ मोशन का। तो बच्चों पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था चैप्टर का, कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा था। एरिस्टोटल साहब, गैलीलियो, न्यूटन ने क्या क्या बोला फर्स्ट लॉ के लिए, है ना। एरिस्टोटल को फॉल्स ही प्रूफ किया गैलीलियो ने। गैलीलियो का लॉ भी कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ देखा कि नेट फोर्स जब भी बॉडी पे जीरो होता है तो बॉडी रेस्ट पे होगी तो रेस्ट पे रहेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रही होगी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी। यस और नो, सब कहानी कुछ अच्छे क्वेश्चंस डील भी किए थे, 1 2 3 क्वेश्चंस, है ना बच्चों। अब मेन चैप्टर चालू होने वाला है। बेसिकली पूरा चैप्टर इस लॉ पर डिपेंड होता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ कौन सा लॉ बच्चों? न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे पूरे चैप्टर की कहानी डिपेंड होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यही सब कुछ है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन सब कुछ इस न्यूटन साहब का सेकंड लॉ ही बनाता है। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, में सबको पता है कि नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में भी पढ़ा है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, समझेंगे डिटेल में ना। बट एक जनरल कि हमें तो ये पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। तो नेट फोर्स जो बॉडी पे लगता है वो बॉडी को क्या देता है? एक्सेलरेशन। मैं कह रहा हूं अगर बॉडी पे जो नेट एम मास है बॉडी का, और अगर नेट फोर्स बॉडी पे जो लग रहा है वो एफ नेट, तो एफ नेट इज इक्वल, और ए एक्सेलरेशन से बॉडी चलेगी तो एफ नेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में? अभी डिफाइन करते हैं मोमेंटम के फॉर्म में, टेंशन मत लो। अभी इसी को मैं अगर फर्स्ट लॉ से थोड़ा सा रिलेट करूं तो अपन ने बोला था बच्चा, अगर फर्स्ट लॉ में एफ नेट बॉडी पे जीरो है तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो कैसी रहेगी? रेस्ट पे। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसी से समांतर चलती रहेगी। तो आप देखिए अगर एफ नेट जीरो है तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, किसी बॉडी का कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या जीरो है? एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी या तो रेस्ट पे होगी। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली स्टेट्स दैट एफ नेट एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। बेसिकली इसको मोमेंटम के टर्म में डिफाइन किया गया है। तो ये तो मैंने जनरल आपको बता दिया। तो आप पहले हेडिंग डालिए मोमेंटम, है ना। क्या हेडिंग डालनी है? मोमेंटम। आइए तो सेकंड लॉ की कहानी चालू करते हैं मोमेंटम से। ये मोमेंटम है क्या? Momentum of a body is basically बच्चा defined as the product of mass and velocity of the body. The momentum of the body is defined as basically the product of mass and velocity of the body. जो भी बॉडी का मास होगा मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं? मोमेंटम ऑफ द बॉडी। क्या बात ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा इस पैरामीटर को। मैं कहता हूं कि आपके सामने से ट्रक आ रहा है और एक साइकिल आ रही है, जिन दोनों की वेलोसिटी बच्चा सेम है। मैं कह रहा हूं एक ट्रक आ रहा है और एक आपके सामने से साइकिल आ रहा है ना। ये ट्रक की वेलोसिटी, साइकिल की वेलोसिटी, दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इनमें से किसको रोकना पसंद करोगे? आपका हाँ जवाब अभी तक आ गया होगा, सर हम साइकिल को रोकना पसंद करेंगे। किसको? साइकिल को। क्यों आपने ऐसा सिलेक्ट किया? क्योंकि बच्चा साइकिल का मास कम है, ट्रक का मास बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली यही ये टर्म डिफाइन करिए, हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसी चीज को रोकने में आपको कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। वर्क नहीं बोलेंगे, मेहनत समझ लीजिए आप। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो वेलोसिटी कौन की? साइकिल की थी और ट्रक की बराबर थी, लेकिन ट्रक का मास, सॉरी साइकिल का मास क्या था? कम था। तो आपने बोला सर साइकिल को रोक लेंगे। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा बदलते हैं। तो मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका बेसिकली क्या है? मोशन ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है। क्या ज्यादा है? मोमेंटम ज्यादा है। ठीक। सिमिलरली मैं आपसे कहूं बच्चा, एक बुलेट है, समझते हो? बुलेट चलाने वाली नहीं, धुम धुम बंदूक गोली। मैंने बुलेट चलाई, इसका मास कितना है? मैंने कहा 10 ग्राम। बस। मैं कहा इसको रोक दोगे? अरे सर इसको रोकेंगे आर पार हो जाएगी, मर जाएंगे, है ना। डिस्पाइट ऑफ इसका मास बहुत कम है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो बच्चा मोमेंटम एक बेसिकली मोशन डिफाइंड करता है किसी भी बॉडी का। जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेकंड लॉ। तो व्हेन द मास ऑफ द बॉडी इज मोर, द मोमेंटम इज मोर, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज मोर, मोमेंटम इज मोर। क्या बात समझ में आई?
यस और नो? तो मोमेंटम बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये बेसिकली क्या डिफाइन करता है? बॉडी के मोशन डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? मोशन। और इसकी यूनिट देखें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होता है बच्चा? वेक्टर। और मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट देखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट मोमेंटम की होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या बात ठीक है? यस और नो? तो यहां से बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं हम। अब देखो न्यूटन्स लॉ कैसे डिफाइंड हुआ। तो अब मैं मोमेंटम क्लियर है, सब क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, थोड़ी सी थ्योरी समझ लो। तो मोमेंटम ऑफ एन बॉडी इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अच्छा बात है, ठीक है। फिर मैं आपसे कहता हूं एक बॉडी है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है। कुछ हुआ इस बॉडी के साथ बच्चों, कुछ हुआ इस बॉडी के साथ बच्चों, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v2। जो मैंने बोला फाइनल मास तो रहेगा m। मास क्या रहेगा? m। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम था बच्चों वो कितना था? मास इंटू v1। और जो फाइनल मोमेंटम हुआ बच्चों वो क्या हो गया? मास इंटू v2, है ना? तो यहां से मैं अगर चेंज इन मोमेंटम लिखना चाहूं बच्चों, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आ गया m इंटू v2 माइनस v1। वेलोसिटी का चेंज हुआ है बच्चों। क्या चेंज हुआ है? वेलोसिटी का चेंज हुआ है। वेलोसिटी का चेंज कराता कौन है? एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज आया है तो हम एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो यहां से एक बात समझ आती है बच्चों कि नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। द रेट ऑफ, ये है डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। आओ देखें कैसे, जरा ध्यान देते हैं। मोमेंटम चेंज इन वेलोसिटी, तो अपन ने लिखा मोमेंटम तो डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। मास तो बच्चा अगर हम कांस्टेंट है, अभी हम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखेंगे। अगर मास कांस्टेंट है तो मास तो आ गया बाहर, तो डीवी बाय डी टी हो गया। एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये हो गया एफ नेट। क्या बात समझ में आई? ये है सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है F net acts on a body is equals to the product of mass and acceleration of the body। क्या बात समझ में आई? अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो कोई नेट फोर्स बॉडी पे लग रहा होगा। ये सेकंड लॉ है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। आओ बच्चा इसको थोड़ा दूसरी तरीके से लिखें। बच्चों क्या होता है कि बॉडी का मास भी चेंज हो सकता है। तो इसका मेन पैरामीटर ऐसे लिखा जाता है, F net acts on a body is equals to the rate of change of momentum. Rate of change of momentum. So F net can be written as F m into v by dt. If suppose when a body is moving and its mass is also changing, हम ऐसे देखेंगे क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, if the body is moving its mass also changing। क्या बात समझ में? सोचो बच्चा कि अगर कोई बॉडी चल रही है और उसका मास भी बदल रहा है, उसका मास भी बदल रहा है। मैं कहता हूं सुनो, एक मान लो ये कंटेनर है, ये इस तरफ चल रहा है, इसके अंदर कुछ लिक्विड डला हुआ है। क्या डला हुआ है? लिक्विड। इस तरफ चल रहा है, मैं ऊपर से इसमें लिक्विड डालता जा रहा हूं, तो क्या इसका मास बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो देखो मास भी चेंज हो रहा है ना? तो एफ नेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी। एफ नेट ऐसे भी लिखा जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। एक बार हम किसका u इंटू वी के फॉर्म में करेंगे, तो m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। राइट फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस इज सेकेंड लॉ। सही तरीका लिखने का।
द नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इनटू चेंज इन मास। अब जनरली 90% केसेस में जो हम डील करते हैं, 99% केसेस में इनके मास क्या रहता है, कांस्टेंट। मास क्या रहता है, कांस्टेंट। तो चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, जीरो। तो एफ नेट निकल के क्या आ गया, एम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ए, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बात समझ है, ये याद रखना, ये बहुत क्वेश्चंस में काम भी आ जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आए इसके रिलेटेड, अभी डील करने वाले हैं हम नीट में आए हुए क्वेश्चंस। तो यहां से क्या बात समझ में आई बच्चों, द नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द नेट फोर्स acts on a body is equals to the rate of change of momentum of the body, rate of change of momentum of the body, which is written as in this way. Got my point? If the mass is constant, F net equals to m into dv by dt. dv by dt is rate of change of velocity, which is equals to acceleration. So F net is equals to mass into acceleration of the body, and this is second law. ये और ये, अगर मास कांस्टेंट है तो ये अपना सेकंड लॉ। क्लियरिटी है, यस और नो, समझ आया? आओ तो ये नोट कर लेना, इस तरफ और चर्चा करते हैं इस पे। आइए तो ध्यान से देखना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अभी जो लिखा था तो फोर्स, ये नेट फोर्स है जो नेट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एवरेज डीपी बाय dt, डीपी बाय dt। तो फोर्स इंटू dt इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा पी लिख सकता हूं। फोर्स इंटू dt क्या लिख सकता हूं, डेल्टा पी। ध्यान से देखिएगा ये क्या है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम इसको हम बोलते हैं बच्चा इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अगेन नोट इट डाउन, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, जैसे ही बच्चों कुछ भी चीज को हम, कोई भी चीज हमारे पास आ रही और हमने उसको कैच किया, तो हमने क्या किया उसको कैच करने में, हमने इस तरफ फोर्स लगाया तभी तो उसको रोका। सपोज वहां से बॉल आ रही है, क्या आ रही बॉल, हमने क्या किया, कैच किया। क्या किया, कैच किया। तो हमें जो फील होता है हम उसको बोलते हैं इम्पल्स। एक इम्पल्स फील हुई, हमें क्या फील हुई, फोर्स फील हुआ, है ना। क्या बात समझ में आई? तो बच्चा देखना, अगर चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, और अगर हम टाइम को बढ़ा दें, टाइम को क्या बढ़ा दें, तो फील होने वाला फोर्स क्या होगा, कम। तो आपने देखा होगा जब क्रिकेटर्स कैच करते हैं बॉल को तो हाथ को पीछे करते हैं, क्योंकि बॉल का चेंज ऑफ मोमेंटम तो कांस्टेंट होना है, क्योंकि बॉल की जिसने मारा है वहां से वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को कम करना है। तो चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट है, करना जीरो है, मारी थी 50 मीटर पर सेकंड से, कैच करना है तो कितना होना है चेंज इन मोमेंटम, मास इनटू 50। समझ आया? टाइम, अगर टाइम बढ़ा दिया जाए तो फील होने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम। यस और नो? इंपल्स क्या होता है, फोर्स इन चेंज इन टाइम इज नोन एज इंपल्स। चेंज इन, तो इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। किसी भी बॉडी का जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा, मैं एक बॉल लेता हूं और इस दीवार पे मारूं, क्या करूं, तो इस बॉल का मोमेंटम चेंज होगा, अभी देखेंगे क्वेश्चन। तो वो फील, वो इंपल्स किस पे फील होगी, इस बॉल पे, जितनी देर के लिए बॉडी कांटेक्ट में होगी, मल्टीप्लाई बाय द फोर्स, जो फोर्स लगाया बॉल ने दीवार पे और दीवार ने बॉल पे, तो वो क्या होगा बच्चों, इंपल्स। क्या बात समझ में? जस्ट नथिंग, अपन को इतना याद रखना, इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगी कहानी, ठीक है। और आप इस रिलेशन को देखो, अगर हम चेंज इन मोमेंटम को कांस्टेंट रखें, मैंने कहा 50 मीटर पर सेकंड से कोई बॉल आ रही थी, ठीक है, मास उसका ले लेते हैं कुछ भी, उसको कैच करके उसकी वेलोसिटी कितना करना है, जीरो। तो चेंज तो हो गया अपना कितना, -50 तो हो ही गया, मतलब m इंटू -50। ठीक, अगर मैं अब इस टाइम को, जैसे उसने मारा और वही कैच कर लिया, तो बहुत जोर से फील होगा। और अगर इस टाइम को बढ़ा दूं, इस टाइम को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो फील होने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो जब भी कोई कैच करता है तो हाथ कहां करता है, पीछे। क्लियरिटी है? तो ये नोट कर लो। तो इंपल्स इज आल्सो इक्वल, इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, और इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। जितनी टाइम के लिए वो फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है वो होता है इंपल्स। ठीक है बात?
नोट इट डाउन, ये जरूर याद रखना, इससे क्वेश्चंस आते हैं इसके रिलेटेड। आगे बढ़े, चले, चलो। तो ये हमने डील की कहानी। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ब्रशअप के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि ये हमें आ चुका है। तो ध्यान से सुनना। एक कार थी जो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, जिसका मास 500 केजी था। एक कार थी बच्चा, उसका मास कितना था? 500 केजी। कितना था? 500 केजी। 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ब्रेक लगाए और रेस्ट पे आ गई। ब्रेक लगाए और रेस्ट पे आ गई, क्या बात ठीक है? तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, रेस्ट पे आ गई। टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। A car is moving with a velocity of 20 meter per second, applies a brake and comes to rest. तो रेस्ट पे आ गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. Whose mass is 500 kg and time equals to 2 seconds. What is the force? What is the force applied by the brake? What is the force applied by the brake? समझ गए? सॉल्यूशन कर दो फटाफट। सर पता है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। क्या बात ठीक है? तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। मास कॉमन आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो मास कितना है बच्चा? 500। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? ध्यान से सुनना, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 500। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? कितनी थी? 20। टाइम में कितने लगा? 2 सेकंड में। क्लियरिटी है? आइए, तो ये हो गया अपना 500 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 10 जा, माइनस 5000 न्यूटन। -5000 न्यूटन। सर माइनस क्यों आया? बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इस तरफ चल रही थी गाड़ी, तो ब्रेक लगा तो फोर्स कहां लगा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, इसलिए क्या आया? नेगेटिव। सिंस द फोर्स इज नेगेटिव, व्हाट इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखते चलो, मजा आने वाला है इस पूरे वीडियो में। बहुत प्यारा वीडियो होने वाला है बच्चों, सारे कंसेप्ट बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं। आओ चलिए, एक क्वेश्चन देखा आपने अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं बोला एक बच्चों, एक बॉल है, एक बॉल है, वो किसी, जिसका मास है 0.1 kg। एक बॉल है जिसका मास कितना है? 0.1 kg। ठीक है, स्ट्राइक्स अ बॉल, बॉल 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 दीवार, a ball of mass 0.1 kg strikes a wall and bounce back with the same velocity. Strikes a wall with the velocity of 2 meter per second and bounce back with the same velocity. And bounce back with the same velocity. What is the change in momentum? What is the change in momentum of the ball? एक बॉल है और एक दीवार से टकराई। एक बॉल है जिसका मास कितना है? 0.1 kg, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से किससे टकराई? दीवार से, बॉल से। एंड बाउंस विद द सेम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? अच्छा, तो बच्चा चेंज इन मोमेंटम निकालना है हमें। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब देखो, ये तो बच्चा लौट के आई, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव। डायरेक्शन का याद रखना ना, बच्चे कर देंगे अरे 0 हो जाएगा, 2 2 माइनस कर दो, नहीं। तो फाइनल क्या होगा? मास इंटू, मास तो कॉमन आ जाएगा, कैसे? मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मास तो वही रहेगा, तो मास कॉमन। फाइनल, फाइनल हो गई कितनी? -2, माइनस इनिशियल कितनी थी? 2, तो मास की वैल्यू 0.1 -4, तो -0.4 kg meter per second. So this is the change in momentum of the ball.
क्या बात समझ आई? क्लियरिटी, माइनस साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। मोमेंटम कहां हो गया? इधर। चेंज इन मोमेंटम कहां है? इधर। क्या बात समझ आई? यहां टकराई, वापस। क्लियरिटी है? यस और नो? डन है? बोलो। क्लियर? चलो, अगर इसी में पूछ लिया जाए व्हाट इज द इंपल्स, क्वेश्चन सुनना, इसी में व्हाट इज द इंपल्स एक्ट ऑन द, व्हाट इज द इंपल्स एक्ट ऑन द बॉल, बॉल बॉल पे कितनी इंपल्स लगी? अभी देखा था बच्चों हमने, इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। वही तो हमने निकाल दिया, चेंज इन मोमेंटम कितना आया? 0.4, 0.4, ये रही इंपल्स, माइनस 0.4 kg मीटर पर सेकेंड। समझ आया क्वेश्चन? यस और नो? बोलो। चलो, आओ इसी कंसेप्ट पे नीट में आया हुआ बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, विद डाटा। आओ देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ये आया हुआ नीट अभी रिसेंटली, नीट 2021 का क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है? अ बॉल ऑफ मास, एक बॉल है जिसका मास 0.15 kg है, ठीक है, ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर्स, एक 10 मीटर की हाइट से गिरी। कितने की हाइट से? 10 मीटर की, ठीक है, ओके, एंड rebounds to the same height, the magnitude of impulse imparted to the ball is। सेम क्वेश्चन है, बस ऐसे में हो गया, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला। एक मास है 0.1 kg का, 10 मीटर की हाइट से गिरा, ठीक है, एंड रीबाउंड टू द सेम हाइट, सेम हाइट पे वापस गया, सेम हाइट, नीचे आया और टकराने के बाद सेम हाइट पे वापस गया। तो बच्चों कंसेप्ट क्या था यहां पर देखना, यहां कोई लॉस नहीं हुआ एनर्जी में, क्या नहीं हुआ? लॉस नहीं हुआ। इंपल्स पूछा है, बॉल पे कितना इंपल्स लगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितनी वेलोसिटी से टकराया होगा उतनी ही वेलोसिटी से जब रिबाउंड किया होगा तभी तभी उतनी हाइट पे पहुंचा होगा, मतलब लॉस नहीं है कुछ भी। जनरली बॉल क्या था, टकरा, कंसेप्ट क्या था, जब टकराती है कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है तो कम ऊपर आती है। उन्होंने कहा जितनी हाइट से टकराई उतनी हाइट पे रिबाउंड हुई है। क्या बात समझ में? तो इंपल्स निकालना है, तो पहले निकालो कितनी वेलोसिटी से टकराई है। क्या बात ठीक है? बहुत आसान। उन्होंने बोला जी की वैल्यू ले लो 10, तो जितनी वेलोसिटी से टकराई होगी हमें निकालना क्या, बेसिकली इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये तो होता है, अभी तो पढ़ा। तो जितनी वेलोसिटी से टकराई उतनी से रिटर्न हुई, तो चेंज इन मोमेंटम आसानी से निकाल लेंगे, मास हमारे पास है। यस और नो? डन है? आओ, तो 10 मीटर, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80। क्या बात ठीक है? तो v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इससे नहीं निकलेगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s कितना गिरना है? 10। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चा? 0 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू 10 t स्क्वायर। क्या बात ठीक है? 2 1 जा 5 जा, तो 10/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये क्या, t की वैल्यू आ गई √2। टी निकाल दिया, अरे सही तो कर रहे थे। एक सेकेंड, अपन को निकालना है, सॉरी वेलोसिटी निकालना, हमने टाइम निकाल दिया, उसमें भी कर रहे थे, क्या कर दिए सर, कोई बात नहीं, आओ देखें। तो ये वाली थर्ड इक्वेशन, ये वाली यूज कर लो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, यहां काम बन जाएगा। तो वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, ड्रॉप किया गया, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 10, और कितना गिरना कितना है? 10। क्या बात समझ में आई? तो v कितना हो गया अपना? 200, ठीक, वी स्क्वायर, तो v कितना हो गया? √200। क्या बात ठीक है? v कितनी आ गई? √200। समझ में आया? उसको कैसे लिख सकते हैं? 10√2, 10√2। तो हमारी टकराने वाली वेलोसिटी आ गई बच्चों 10√2। इतने से टकराई तो इतने से वापस जाएगी,
इतने से ही टकराई और इतने से ही वापस जाएगी, बस खत्म। तो चेंज इन मोमेंटम लिख लो, मास इनटू फाइनल माइनस इनिशियल। तो टकराई कितने से, 10√2 से, तो वापस भी किससे जाएगी, 10√2 से। एक्सप्लेन कर दिया मैंने क्यों। तो मास कितना दिया था, 0.15 फाइनल माइनस 10√2, नीचे पॉजिटिव तो ऊपर नेगेटिव, माइनस 10√2 माइनस 10√2, क्या बात ठीक है। तो आगे 0.15 इंटू माइनस ऑफ 20√2, ठीक, क्लियरिटी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कहानी खत्म, ठीक। तो माइनस 0.15 इंटू 20, ये हो गया आपका 3√2। दिस इज योर आंसर, kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर, समझ गए, बोलो, अरे क्लियर है, नोट कर लो, अब ये सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो ये आएगा आपका 4.2, ठीक, सॉल्व करके -3√2 की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 4.2, क्लियर है, केजी मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक, क्लियरिटी है। चलो आगे बढ़े, नीट 2021 में आया हुआ सवाल है, बहुत आसान था, बहुत आसान था। आगे बढ़े, चलो डस्टर से सही नहीं मिटता है पता, इसलिए मैं कपड़े का यूज करता हूँ। सर पेन से लिखो, पता नहीं बच्चों मजा नहीं आता है पेन से लिखने में। चलिए एक और बढ़िया सवाल लेते हैं, सुनो, नीट का क्वेश्चन है, 1994 में आया हुआ है, बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन सुनना। उन्होंने बोला एक रॉकेट जेट है, इट बर्न्स अ फ्यूल, एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। अब फ्यूल है, रॉकेट है, कौन है बच्चा, रॉकेट ऊपर जा रहा है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर सेकेंड, 60 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। और जो उसका फ्यूल बर्न रेट है वो है 1 kg पर सेकेंड, समझ में आया। द फ्यूल बर्निंग रेट ऑफ एन रॉकेट इज 1 kg पर सेकेंड गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर सेकेंड। गॉट माय पॉइंट, यस और नो। तो उन्होंने पूछा है आपसे द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट, इस रॉकेट पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, सवाल समझ में आया। उन्होंने बोला एक रॉकेट है, क्या है, रॉकेट है। ऑप्शंस दे दें क्या, मजा आएगा, आप ट्राई करना, मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है आपके 6,000, 60,000, 60 और एक ले लो आप अपना 600, सब न्यूटन में है। कर दो फटाफट, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि एक रॉकेट है जो 60 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट, और जो उसका फ्यूल बर्न रेट है वो 1 kg पर सेकंड का है। इजेक्शन ऑफ फ्यूल बर्न रेट इज व्हाट, 1 kg पर सेकंड। तो आइए अब उस फॉर्मूले का यूज आ गया बच्चों, किसका, जो हमने लिखा था, एफ नेट एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू dv बाई dt प्लस v इंटू dm बाई dt। क्या बात समझ आई। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो ये टर्म दोगे जीरो, समझ आया। तो एफ नेट निकल के कितना आया, v इंटू dm बाई dt, और रेट आपको दिया है चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना बर्न हो रहा है पर केजी पर सेकंड, मतलब चेंज ऑफ मास कितना कम हो रहा होगा रॉकेट का पर सेकंड, ये dm बाई dt 1, समझ आ गया। तो लो वेलोसिटी कितनी दी, 60 किलोमीटर पर सेकंड, तो उसको मीटर में करेंगे तो 6 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय डीएम बाय dt की वैल्यू कितनी दी है 1, तो ये आ गया 60,000 न्यूटन। तो आंसर इज बी। फील हुआ आपको,
समझ आया? इस फॉर्मूले का यूज समझ आया? बेसिकली फॉर्मूला स्टैंडर्ड यही है। तो चलते चलते मास भी बदल सकता है। जब रॉकेट ऊपर जाता है उसका मास चेंज होता है, क्योंकि उसका फ्यूल बहुत ज्यादा रेट से बर्न होता है, तो मास कम होता जाता है। ठीक है, हमें लग रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो फोर्स जीरो होगा, नहीं, फिर ऊपर जाएगी कैसे, है ना? आगे बढ़े, चलो। और आओ, अभी तो हम बस फॉर्मूला बेस्ड पे सीख रहे हैं। अभी तो स्ट्रिंग आएगी, नॉर्मल फोर्स आएंगे, बहुत कुछ आने वाला है, मजेदार चीज है। चलिए, अब थोड़ा अपन देखते हैं कि बच्चा इसको वेक्टर फॉर्म में फोर्स को 3 डायमेंशन में कैसे लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट है पूरा, फोर्स इन 3 डायमेंशन। अब ऐसा तो है नहीं बच्चों फोर्स बॉडी पे किसी एक ही डायरेक्शन पे लगे। मैं कह रहा हूं ये बॉडी है, यहां भी लग सकता 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 है, कितने भी फोर्स एक बॉडी पे लग सकते हैं। तो इनको हम एक्स वाई जेड में रिजोल्व कर लेते हैं। तो बॉडी पे जो नेट फोर्स है बच्चा हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। दिस इज द फोर्स वी कैन राइट ऑन एनी बॉडी। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये कहां लग रहा है? F1 आई में, F2 कहां लग, आई मतलब x में, F2 कहां लग रहा है? J में, और F3 कहां लग रहा है? K में। क्या बात समझ में आई? तो सुनिए, इफ अपन ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स को, F इज इक्वल्स टू 2, बोलो, आई कैप, रीड करना सिखा रहा हूं अभी, 3J कैप प्लस 4K कैप। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 2 न्यूटन का फोर्स कहां लग रहा है? x में, 3 न्यूटन का फोर्स कहां लग रहा है? y में, और 4 न्यूटन का फोर्स कहां लग रहा है? z में। गॉट माय पॉइंट? दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म इन 3 डायमेंशंस। क्या बात ठीक है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, dp बाई dt आई कैप, dp बाई dt j कैप, dp बाई dt k कैप। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन x, फोर्स कहां देगा? x का। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन y, कहां का फोर्स देगा? y का। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन z, कहां का देगा? z। ये बेसिकली x की कहानी, ये बेसिकली y की कहानी, ये बेसिकली z की कहानी। तो ऐसे भी फोर्स को लिखा जा सकता है, नेट फोर्स को, कहां पे? और इनका वेक्टर सम करना तो हमें आते ही है। दिस इज बेसिकली फोर्स इन 3 डायमेंशन, रिप्रेजेंटेशन है किसका? 3 डायमेंशन में। क्या बात ठीक है? आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं इसी पे। आओ पहले कोई क्वेश्चन लेते हैं, फिर मजेदार कहानी करते हैं। आओ, कंसेप्ट के साथ, किसके साथ? कंसेप्ट के। अभी इसी को सीखो, फिर धीरे धीरे स्ट्रिंग पे जाएंगे, स्ट्रिंग के बाद फिर पुली वगैरह पे आएंगे, नॉर्मल फोर्सेस पढ़ना है, बहुत कुछ करना है बेटा इस चैप्टर में, मजेदार चैप्टर है, धीरे धीरे सीखना। आओ, द फोर्स ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय, क्वेश्चन सुनना, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, the force acting on a body is given by 2i cap plus 4j cap plus 6k cap. A body of mass m 2 kg, a force is acting on a body is given by 2i cap, 4j cap and 6k cap. Clear idea? What is the acceleration of the body? What is the acceleration of the body? तो बच्चों ध्यान से देखो, फोर्स हमें दिया हुआ है 2i कैप, 4j कैप प्लस 6k कैप। मतलब x में कितना है? 2, y में कितना है? 4, और z में कितना है? 6। अगर मैं फोर्स को ऑफ द बॉडी, तो बस ध्यान से देखो, तो जो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलते हैं बच्चों का? वेक्टर सम प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, लो कर दिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 14, 40। व्हाट माय पॉइंट? नोट करो। आज भी एक सवाल आया हुआ है नीट में, करवाते हैं, मींस में भी आया हुआ है, देखें मजा आ रहा है, धीरे धीरे और आएगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और पूरे चैप्टर्स में काम आता है आगे के। थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा बच्चों।
चलिए आओ देखें। तो क्वेश्चन आया हुआ एक बार इसी पैरामीटर पे, देखो क्या था। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg एट रेस्ट, इनिशियली कैसा है, रेस्ट पे है। नाउ फोर्स ऑफ, एक फोर्स लगा है इस पे 6t² आई कैप प्लस 4t j कैप, ठीक है, is applied on the object, then the velocity of the object at time equals to 3 seconds. आपके ऑप्शन है 18 आई कैप, इस तरीके के ऑप्शंस हैं, 18 आई कैप प्लस 3 जे कैप, बी ऑप्शन है 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, सी ऑप्शन है, बच्चों आंसर चाहिए मुझे 3 आई कैप प्लस 18 जे कैप, और डी ऑप्शन है 18 आई कैप प्लस 4 जे कैप। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2002 में, 2002 में, आसान है। उन्होंने बोला एक बॉडी है, कितने मास की है, 3 kg की, जिसपे फोर्स कितना लग रहा है, 60² आई कैप प्लस 40 जे कैप एट टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे इनकी वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है। तो बच्चा अगर वेलोसिटी बतानी है तो वेलोसिटी की इक्वेशन तो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो लॉजिक, एफ पता है, 3 इससे डिवाइड कर दो तो काय की इक्वेशन मिलेगी, एक्सेलरेशन की। तो ध्यान से देखो, एफ बाय एम कर देते हैं अपन, तो 6/3 कितना हो गया अपना 2t², है ना, आई कैप प्लस 4/3 j कैप। So this is a required acceleration equation, 2t² I cap. Let me change the chalk. समझ में आया, 2t² I cap प्लस 4/3 j cap, समझ गए। मैंने फोर्स को मास से डिवाइड किया तो 6 डिवाइडेड बाय 3 तो आ गया 2, और 4 डिवाइडेड बाय 3 तो बच्चा अपना आ गया j, ठीक। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अरे हाँ की ना। अब बच्चों मैं यहीं से लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो क्या होता है एक्सेलरेशन। मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, यहां टी कर लूं, अगर मैं इसका क्या कर दूं, इंटीग्रेशन, समझ में आया, तो मुझे किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, वेलोसिटी की। सी वी हैव एन एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, so when we equate the equation of acceleration, integrate, we got the equation of velocity। याद करो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऊपर से नीचे आओ डिफरेंशिएशन, और नीचे से ऊपर जाओ इंटीग्रेशन। तो देखो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, इंटीग्रेट दिस, ठीक है। तो ये हो गया 2t³ डिवाइडेड बाय 3 n+1, 2, ये हो गया 2t³, नीचे आएगा n+1 आई कैप प्लस, इसको करो बच्चा 4t² डिवाइडेड बाय 6, समझ आया। ध्यान से देखो, 4t का क्या हो जाएगा, t² बाय, याद करो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो 1 + 1 2, 2 3 जा 6, ठीक। ये आ गया j कैप, डन है बात। टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा है, आइए, तो v इक्वल्स टू 2 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आई कैप प्लस 4/6 3² j कैप। कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। क्या बात समझ में आई, आओ तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9 आई कैप प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9/6, 9/6, तो ये चला गया 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो हो गया 6 j कैप। तो यहां से कहानी निकल के आई 9 2 जा 18 आई कैप प्लस 6 j कैप, आंसर बी।
समझ में आया कितना लॉजिकल था। फोर्स की इक्वेशन दी थी, वेलोसिटी पूछ रहे, कोई बात नहीं, मास से सर डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन बन गया मोशन इन अ प्लेन का। समझ आया, एक्सेलरेशन था, इंटीग्रेशन करा, वेलोसिटी की इक्वेशन आई, टाइम की वैल्यू रख दी, तो निकल गया 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। गॉट माय पॉइंट। आसान है सब सर, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ जाएं। अच्छा, और करवाएं क्या ऐसे क्वेश्चन? समझ बैठ रहा है क्या करना है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक फोर्स समझिए, नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। आओ फिर और क्वेश्चन करेंगे ऐसे बढ़िया बढ़िया से, आगे बढ़ते चले। पहले अब समझना नॉर्मल फोर्स। मैं आपको पहले बता देता हूं कि पूरे फोर्स की कहानी इस चैप्टर में चलनी है, वो कौन कौन से हमें डील करने हैं। एक तो होगा अपना ग्रेविटेशनल। कौन सा होगा बच्चों? ग्रेविटेशनल। फिर होगा अपना बच्चों नॉर्मल, देखते हैं, अभी मैंने पहले वीडियो में भी बताया है ये सब। फिर एक फोर्स से डील करना है जो होंगे टेंशन। सर ये टेंशन देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा, अच्छा फोर्स है। फ्रिक्शन। क्या बात समझ में? ये जनरल फोर्स है जिनको हमें हमारे इस पूरे चैप्टर में डील करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। क्या बात समझ में? यस और नो? इसमें से धीरे धीरे हमें सारे फोर्सेस सीखना है। ग्रेविटेशनल तो आपको पता ही है, उसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। कोई भी बॉडी है एम मास की, तो ग्रेविटी उसको एम जी से नीचे की तरफ खींचती है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चों? जी, तो अपन लिख देते हैं एम जी। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी सबको एम जी से नीचे की तरफ खींचती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हमें सबको पता है, कोई भी बॉडी अगर अर्थ के सरफेस पे है तो अर्थ उसको मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ खींचती है। तो ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या बात ठीक है? अपन को ये सब सीखना, तो अब सीखो पहले नॉर्मल, फिर आएंगे अपन टेंशन पे, और लास्ट में जाएंगे फ्रिक्शन पे। क्या बात समझ में आई? यस और नो? तो नॉर्मल फोर्स सीखिए, है ना। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे के भी कंसेप्ट पे, तो आप हेडिंग डालिए नॉर्मल फोर्स, ये क्या होता है। सब क्वेश्चन एक साथ आते जाएंगे, पहले एक एक चीज को लर्न करना है हमें, यहाँ पे सीखना है, समझना है ये है क्या। तो इस वीडियो में हम नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम टेंशन पे चलेंगे और पुली की बातें करेंगे। आइए, लेट मी चेक द वीडियो वंस, वीडियो चल रहा है कि नहीं, कभी कभार बंद हो जाता है। बहुत बढ़िया चल रहा है। तो नॉर्मल फोर्स पुराने वीडियो में भी बताया है, इसमें भी सुन लीजिए क्या है ये नॉर्मल फोर्स। बच्चों अगर कोई भी बॉडी किसी सरफेस पे फोर्स लगाती है, रखी हुई है, मैं कहता हूं ये लो, ये कोई बॉडी है जिसका मास कितना है m, किसी सरफेस पर रखी हुई है, तो ये सरफेस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ m जी, ड्यू टू ग्रेविटी। सरफेस पर रखा हुआ है, ग्रेविटी खींच रही है, तो ये बॉडी उस सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगी? m जी। कितना फोर्स लगाएगी? m जी। तो ये सरफेस इस बॉडी पे भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। मैं कहता हूं ये टेबल है एक, क्या है बच्चा? टेबल है, ठीक। इस पे ये कोई मास रखा हुआ है, ठीक है। 3D में समझ पा रहे? और बना दो, ले लो। ये एक ब्लॉक है जिस टेबल पे रखा हुआ है, तो ब्लॉक ना तो टेबल में अंदर जा रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है, मतलब नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना है? 0। अरे भाई ये ब्लॉक एक टेबल के ऊपर रखा है, आप अपने टेबल पे अपनी बुक रख लो, टेबल पे ही रखी हुई है, चल तो रही नहीं है, ना नीचे ना तो ऊपर, मतलब उस पर नेट फोर्स कितना है? 0। रेस्ट पे है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट द नेट फोर्स इज 0। या तो यूनिफॉर्म मोशन, तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही है, तो नेट फोर्स कितना है? 0। बट इतना तो हमें पता है इस बॉडी पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है बच्चों? mg। कौन लगा रहा है? ग्रेविटी। तो ये टेबल का जो सरफेस, मतलब टेबल ही बोल रहे हैं, तो टेबल इस बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी नॉर्मल। तो इस केस में जो नॉर्मल की वैल्यू है वो कितनी है? mg। कितनी है? mg। क्या बात समझ में आई? कितनी है? mg। क्लियरिटी है?
यस और नो, डन है बात, ठीक है। अच्छा, मतलब नॉर्मल फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्ट्स बाय द सरफेस ऑन एनी बॉडी एंड विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस को कैसे लगेगी? परपेंडिकुलर। सरफेस के कैसे लगेगी? परपेंडिकुलर। आओ, मैं कह रहा हूं ये रही इंक्लाइंड सरफेस, ले लो ये रहा। तो mg तो हमेशा सीधा ही लगता है टू वर्ड्स, mg को टेढ़ा मत कर देना। किसी भी बॉडी पे हमेशा mg कहां लगेगा? सीधा नीचे की तरफ, ऐसे, ठीक। बट नॉर्मल कैसा लगेगा इस बॉडी पे? ये रहा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यू कैन से टू द बॉडी, ऐसा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? ये सरफेस रहा, तो यही तो रहा परपेंडिकुलर। इस केस में नॉर्मल क्या हो गया? ये। क्या बात ठीक है? मैं अगर इस बॉडी को सीधे करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, सीधा कर दूं, ध्यान से देखना, इसको मैं प्लेन को सीधे करते जाऊं सीधे करते जाऊं सीधे करते जाऊं, तो बॉडी तो सीधी गिर जाएगी नीचे, कोई कांटेक्ट नहीं बचेगा। तो नॉर्मल क्या हो गया? जीरो। तो नॉर्मल तो कांटेक्ट फोर्स कहलाता है, ये पहले बताया था। जब दो बॉडी कांटेक्ट में होंगी तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? बेसिकली when a body is placed on any surface, the surface apply a force on the body perpendicular to the surface, the force is known as normal force। बहुत काम आने वाला है ये। the force is known as normal force। अच्छा, और सुनो, मैं कह रहा हूं ये एक सरफेस है, फ्रिक्शन में पड़ेंगे सब चीजें, मजा आएगा। ये एक ब्लॉक है फ्रिक्शन भी है, हम इसको ऐसे फोर्स से दबा के रखें, ऐसे ऐसे, क्या बात ठीक है? तो ये सरफेस भी इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस जगह पे। ये नॉर्मल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कंडीशंस में, क्लियरिटी है। बट अभी हमें नॉर्मल फोर्स बस समझना है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? कोई सरफेस जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। बस नामकरण है और कुछ भी नहीं है, फोर्स ही। क्या बात ठीक है? आगे बढ़े, चलो आओ सवाल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मजा आने वाला है। ब्लॉक सिस्टम्स के सवाल करेंगे इसमें हम, और इसमें अब फ्री बॉडी डायग्राम्स बनेंगे और डिटेल में सीखेंगे अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। अब अपन फॉर्म में आने वाले, फ्लो में। आइए, मैं कह रहा हूं बच्चों ये सरफेस है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। इसका मास ले लो बच्चा 4 kg, इसका ले लो 6 kg, ठीक है। ब्लॉक ए पे हमने बच्चों 12 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने का लगाया? 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने का? 20 न्यूटन का, ठीक। तो पूछा व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स और व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द सरफेस ए एंड बी। क्या बात समझ में? दो ब्लॉक है ए और बी, अपन ने ए पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, दोनों चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, दोनों पर। ये जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अभी स्मूथ सरफेस है, अभी कोई फ्रिक्शन की बात नहीं हो। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन कर रहे हैं। जब हम फ्रिक्शन पढ़ लेंगे तो इनकी क्वेश्चन में हम वापस से फ्रिक्शन डालेंगे। वट एवर वी आर स्टडिंग नाउ इज विदाउट फ्रिक्शन। अभी जब फ्रिक्शन आ जाएगा बच्चा तो उसमें फ्रिक्शन डाल देंगे, ठीक। तो अपन ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने का? 20 न्यूटन का, ठीक। तो ये पूरा सिस्टम कितने, और आपसे पूछा यहां पे ए और बी के बीच में कितना फोर्स होगा? सरफेस के बीच में बी को कौन चला रहा होगा? बी को ए चला रहा होगा। ध्यान से समझना बच्चों, 20 न्यूटन लगाया किस पे? ए पे। बी पे फोर्स लगाया क्या आपने? नहीं लगाया। बी पे कौन लगा रहा होगा? ए। समझ में? ए किसके कांटेक्ट में? बी के सरफेस पे। तो बी के सरफेस पे क्या लगा रहा होगा? ए, नॉर्मल। और बी भी एक बी को क्या कर रहा होगा? रोक रहा होगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। पहले तो अपन को निकालने दोनों के एक्सेलरेशन। आपको ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है, जो कि नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। यहाँ पे आओ देखें कैसे। तो दोनों का मास कितना है बच्चों? जोड़ के दोनों का मास हो गया अपना 10 किलो। कितना हो गया? 10 किलो। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 20 इज इक्वल्स टू मास कितना है? 10। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये दोनों चलेंगे तो 7, इन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बात ठीक है?
मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये दोनों चलेंगे, जिनका मास कितना है 10 kg। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, बहुत बढ़िया। अब इनका बनाओ बच्चा फ्री बॉडी। क्या बनाओ? फ्री बॉडी। मैंने आपको बताया था पहले FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होते हैं बच्चों ऑन विच वी ओनली टेक फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो भी फोर्स इन बॉडी पे लग रहे होंगे वो हम फ्री बॉडी डायग्राम में दर्शाएंगे। जब हम इन बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो हम सिर्फ वो वाले फोर्स लेंगे जो इस बॉडी पे लगेंगे। अब हमें ये पता चल चुका है कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों का। आइए जरा फ्री बॉडी देखते हैं। ए को देखो, ए का FBD बना रहे हैं, तो ए पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है ये वाला, कितना 20 न्यूटन। दूसरा क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। देखो ये बी का सरफेस बच्चों, ये ए का सरफेस, ये बी का सरफेस, ये ए का सरफेस। ए किस पे परपेंडिकुलर, किस पे फोर्स लगा रहा है? बी पे। और बी किसको रोक रहा होगा? ए को। तो बी अगर ए को रोक रहा होगा तो इसमें फोर्स कहां लगेगा? इस तरफ, एन। इसको क्या मानेंगे? एन। क्या बात समझ में आई? आओ जरा बी का FBD देखें। बी का, तो बी पे तो सिर्फ ये नॉर्मल लग रहा होगा, जो कौन लगा रहा होगा? ए। समझ में आया? ए बी पे लगाया होगा फोर्स, ये रहा नॉर्मल, मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर तो सरफेस, सरफेस ही लगा रहा है। सिमिलरली बी ए पे कहां लगा रहा होगा? पीछे की तरफ, एन। क्या बात समझ में आई? यस और नो? और ये कितने से चल रहा है? 2 से। और ये भी कितने से चल रहा है? 2 से। इसका मास कितना है? 4। और इसका मास कितना है? 6। हो गया क्वेश्चन खत्म। आप इस पे लगा दो फॉर्मूला, इस वाले पे, बी वाले पे। तो F इज इक्वल टू ma। तो इसको चला कौन रहा है? ध्यान से देखो, नॉर्मल फोर्स ही तो चला रहा है, इसको एन नाम दे दिया। इस पे और कोई फोर्स दिख रहा है क्या? नहीं। समझ आया? FBD में सिर्फ बच्चों वही फोर्स लेते हैं जो बॉडी पे लगते हैं, जो बॉडी लगाती है वो नहीं लेते। इस बॉडी ने, बी ने कितना लगाया ए पे? एन। तो उस पे लगाया अपन ने, इस पे तो नहीं लेगा लिया। ओनली द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी वी टेक ऑन FBD। So when we draw FBD, it is very easy to solve the questions. अब हमें फोर्स दिख रहा है जो इसको चला रहा है, कौन चला रहा है? एन। एन इक्वल टू ma। तो एन की वैल्यू कितनी है? एम कितना है? 6। एक्सीलरेशन कितना है? 2। तो एन की वैल्यू कितनी आई? 12 न्यूटन। एन एन काट दो। अरे बेटा वो न्यूटन है, ये एन नाम दिया हुआ है, नॉर्मल फोर्स एन। तुम्हें और कुछ नाम देना है वो दे लो, ठीक। एन डैश कर लो इसको, नहीं तो तुम काट दोगे न्यूटन न्यूटन से। नहीं सर इतने पागल नहीं है हम। समझ आया आपको? FBD बना के पहले एक्सेलरेशन निकाल चुके थे, एक्सेलरेशन पहले निकाल लिया और इस पे देखा हमने सिर्फ इसको कौन चला रहा है? एन। तो एन इक्वल टू ma। एम कितना है? 6। एक्सेलरेशन है 2, तो कितना आ गया? 12। अब मैं इससे भी निकाल देता हूं, आइए देखो, ये मिटा दूं। देखो इसको, देखो इससे बता देता हूं। ये आगे चल रहा है 2 से, तो ज्यादा कौन होगा? 20। एन क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो नेट कितना आया? 20 माइनस एन। ये तो समझ आता है। यहां 10, यहां 5, तो यहां कितना? 5। सिमिलरली यहां कितना? 20, यहां कितना? एन। तो 20 माइनस एन इज इक्वल टू नेट फोर्स हो गया ना ये। 20 माइनस एन इज द नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। यही तो लॉ कहता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू ma। तो 20 माइनस एन, एम कितना? 4। 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। 8 को इस तरफ ले आओ, एन को इस तरफ। तो 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एन। एन इज इक्वल्स टू अगेन 12 न्यूटन। समझ आ गया? ये लो एन डैश बोल दिया। कितना आ गया? यहां से भी दोबारा है, तो इतना बेटर करने से एक यहां दिख रहा था तो इसका FBD ले लिया। गॉट माय पॉइंट? समझ आया? नॉर्मल फोर्स बोलो, आगे बढ़े। चलो 3 कर लेते हैं इस बार। क्या कर लेते हैं? 3। तीन बॉडी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अभी हम नॉर्मल फोर्स पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। हर वीडियो में हम मिक्स क्वेश्चन भी लेते रहेंगे, टेंशन मत लेना। नॉर्मल यहां पढ़ लिया तो आगे नहीं आएगा, आएगा एक साथ आएगा। देखो क्वेश्चन देखो, ये लो 3 बॉडी कर लो। अब फटाफट से करेंगे, अब ज्यादा टाइम खर्ची नहीं।
तीन बॉडी ए बी सी, ये ले लो 2 4 6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस पे फोर्स लगाया अपन ने 24 न्यूटन का, कितने का? 24 न्यूटन का। फाइंड फोर्स बिटवीन ए बी एंड बी सी, ए और बी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है, और बी और सी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। क्या बात ठीक है? तो सबसे पहले तो इनका क्या निकालना है बच्चों? एक्सेलरेशन। तो देखो टोटल मास कितना हो गया? 4 6 10 12 12 केजी। टोटल मास कितना है? 12 केजी। तो बच्चा एफ नेट कितना हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, तो फोर्स कितना लग रहा है? 24, तीनों पे मिला के। मास कितना है? 12 मल्टीप्लाई बाय ए, तो एक्सेलरेशन अपना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, बहुत आसान है। अब क्या बना लो बच्चों? एफ बी डी, है ना। एक्सेलरेशन आ चुका है, क्या आ चुका है? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बी सी का आप क्या बना लो? एफ बी डी। क्या बना लो? एफ बी डी। यहां बना रहा हूं मैं। ए का देखो, ये बी का देखो, और ये सी का देखो। कोई दिक्कत नहीं है सर। ए पे कितना लग रहा है? 24। अब बी ए को रोक रही होगी तो बी ए पे कितना लगाएगी? एन वन बोल लो। तो ए बी पे कितना लगाएगा? ये भी यहां पर एन वन लगेगा, नीचे कर लो एन वन, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है सर। सिमिलरली इस पे कितना लगेगा? मैं कहता हूं ये रोक रहा है इसको, एन टू, तो ये भी इस पे कितना लगाएगा? एन टू। इसका मास कितना है? 2, इसका मास कितना है? 4, और इसका मास कितना है? 6। सर ये बढ़ाता है छोटा था। अरे भाई समझ जाओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इन तीनों का एक्सेलरेशन 2 है। कितना है? 2 है। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनो। ए का एफबीडी बनाओ। बी क्या करे? ए क्या करेगा? बी को धक्का देगा, और बी क्या करेगा? ए को रोकेगा। तो इस पे लगा 24। मैंने यहां इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल फोर्स मान लिया N1। क्या मान लिया? N1। तो यहां हो गया N1 और यहां हो गया N2। समझ में आया? एफबीडी। एफबीडी में वही फोर्स लेते हैं बच्चों जो बॉडी पे लगते हैं, जो बॉडी लगाती है वो नहीं लेते। समझ में आया? सिमिलरली अभी कहते सर बॉडी N1 लगा रही है, आपने इस पे भी ले लिया। अरे ये भी इस पे N1 लगा रही है, इसीलिए। समझ में आया? सिमिलरली बी और सी के बीच में N2 मान लिया। समझ में आया? अब अपन को अलग ही दिख रहा है, इसको ले लो ना, सबसे बेस्ट है। तो सी को कौन चला रहा हुआ? एफ बी डी ऑफ एफ बी डी किसका देखो? सी वाले का। किसका देखो? सी वाले का। तो उसको चला कौन रहा है? सिर्फ N2। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो N2 आ गया, मास बोलो 6 इंटू 2, 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी फोर्स निकाला था ना, 12 न्यूटन। N2 आ गया, नॉर्मल फोर्स 12 न्यूटन। आप एफ भी मान सकते हो, आपको जो मानना हो, यहाँ पे एन नहीं मानना हो। नॉर्मल फोर्स कहलाते हैं इसलिए एन ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये लेना हो आप ये ले लो, आपको ये लेना हो आप ये ले लो, जो भी लेना है आप वो ले लो। तो हम एफ बी डी देख रहे हैं किसका? ए का। एफ बी डी किसका देख रहे हैं बच्चों? ए का। ए का एफ बी डी देखो 24 माइनस N1। N1 रोक रहा है, 24 चला रहा है, तो नेट कितना होगा? 24 माइनस N1। एम ए, एम कितना है? 2, इसका बना रहे हैं, है ना, बार बार नहीं लिखूंगा। एम ए 2 इंटू 2 4। समझ आ गया? 24 माइनस N1 इज इक्वल टू एम ए। मास कितना है? 2, ये कितना है? 2, तो 2 इंटू 2 4। तो ये इस तरफ आया माइनस का, उस तरफ गया N1, तो ये हो गया 20 N1। तो ये आ गया 20 न्यूटन। N1 कितना आ गया? 20, और N2 कितना आया? 12। क्या बात समझ में आई? तो ये रहे आपके आंसर्स। समझ में आया नॉर्मल फोर्स कैसे निकालते हैं? क्लियरिटी है? बोलो। डन है। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं इंक्लाइन प्लेन का, नॉर्मल पे। आओ आगे बढ़े, चलें, चलो। देखो, आओ समझते हैं।
आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मल टेंशन फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखें लास्ट क्वेश्चन, इंक्लाइन प्लेन पे ले लेते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है एक 37 डिग्री का, कितने का है? स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। ये लो, टिडिंग 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 टिडिंग, एंगल कितना है? 37। एक ब्लॉक रखा हुआ है इस पे, ब्लॉक का मास है 5 kg। कितना है? 5 kg, ठीक है। डन है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है आपको दी हुई है 10 मीटर्स। क्या दी हुई है? 10 मीटर्स। क्वेश्चन सुनना, तुमने पूछा ब्लॉक ग्राउंड पे कब पहुंचेगा। ग्राउंड पे कब पहुंचेगा मतलब टाइम बताना है। पहले तो आपको बताना है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ब्लॉक पे कितना लग रहा है ये बताना है। दूसरा टाइम टू रीच द ग्राउंड बताना है, टाइम टू रीच द ग्राउंड बताना है। जैसे हम इस ब्लॉक को छोड़ेंगे बच्चों, एक ये ब्लॉक है, एक वेज पे रखा हुआ है, इसको वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेज, ठीक। तो एक वेज है जिसका एंगल कितना है? 37 डिग्री, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है? 5 kg। जैसे इस ब्लॉक को छोड़ेंगे बच्चों, तो उन्होंने ये पूछा है कि ब्लॉक ग्राउंड पे कब पहुंचेगा। जो इनकी स्लाइंट हाइट कितनी दी हुई है? 10 मीटर्स, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स बताना है। तो देखिए हम इनके नॉर्मल फोर्स कैसे लिखते हैं ये समझना है हमें। तो ध्यान से देखो इस ब्लॉक को। तो बच्चों ये नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा? mg। क्या लगेगा? mg। तो नॉर्मल फोर्स कैसा लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरीके से। समझ में आया? यस और नो? आप अगर ध्यान से देखें, अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37 होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो हमेशा याद रखना इंक्लाइन प्लेन में ये एंगल भी थीटा होता है। या कॉर्नर पे बता देता हूं, कभी भूलना मत। कोई ब्लॉक अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है बच्चों, तो यहां का अगर एंगल थीटा है और ये mg से जो एंगल बनता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस का, वो एंगल होता है थीटा। थोड़ी सी ज्योमेट्री अभी लगा के बता दूंगा तो भी हो जाएगा काम। क्या बात समझ आई? कहो तो दिखा दूं, ये देख, समझो ये पॉइंट यहां समझो। ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, क्योंकि ये भी 90 है ना। तो ये याद रखना, आप कभी कभी आप एंगल गलत साइड ले ले तो दिक्कत हो जाती है। तो दिस इज 37, मतलब अगर ये एंगल थीटा होता तो ये एंगल थीटा होता है। क्या बात समझ में? तो क्या ये ब्लॉक इसमें अंदर जा रहा है? नहीं जा रहा, ये तो स्लाइड करेगा नीचे, स्लाइड करेगा नहीं। कंसेप्ट समझो, फिर आप फटाफट करने लगोगे। एक बार समझा लूं, अब फटाफट करोगे आप। तो जब कोई ब्लॉक यहां रखा तो mg कहां रखा? नीचे। अब बच्चों स्लाइड तो करेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो यहाँ mg के दो कंपोनेंट बनेंगे। क्या बनेंगे? दो कंपोनेंट आ जाते हैं mg के, जब हम किसी इंक्लाइन प्लेन पे इसको रख देते हैं। ध्यान से देखिए, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है? थीटा, और ये एंगल था थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। समझ में आया? ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाता है? mg cos थीटा, और ये वाला mg sin थीटा। मतलब इसको सरफेस से जोड़ के कौन रखेगा? mg cos थीटा, और इसको चलाएगा कौन? mg sin थीटा। समझ में आ गया? तो यहां पर नॉर्मल फोर्स बन गया अपना mg cos थीटा। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई, g को अपन ले लेंगे 10, मास की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, cos 37, cos 37 होता है 4/5। हमने आपको पूरे एंगल से काए हुए, 5 से 5 कैंसिल, तो नॉर्मल फोर्स आ गया 40 न्यूटन। क्या बात समझ में आई? तो जो नॉर्मल फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, कितना लग रहा है? 40 न्यूटन। क्या बात ठीक है? समझ आया? नॉर्मल फोर्स पहला क्वेश्चन हो गया। इंक्लाइन प्लेन पे समझ में आया नॉर्मल फोर्स कैसे निकालते हैं। हमें देखना परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा बन रहा है। तो mg तो लगता है हमेशा सीधा, अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा, और चलाएगा कौन? mg sin थीटा। क्या बात समझ में आई? अरे यस और नो? तो इसको कौन चला रहा है? इसको चला रहा है mg।
साइन थीटा। इसको कौन चला रहा है? mg साइन थीटा। किस फोर्स से ये चल रहा है? mg साइन थीटा। क्या बात ठीक है? तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन से इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? g साइन थीटा। तो यहां से एक्सेलरेशन निकल गया है 10 साइन 37, 3/5 साइन 37, 3/5। तो 5 से 1 जा 2 जा, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट? एक्सेलरेशन निकालना था, सीधा मास हटा दो, जी साइन थीटा। कौन चला रहा है इसको? mg का ये वाला कंपोनेंट, mg साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 37। साइन 37 कितना होता है? 3/5। मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। क्या बात ठीक है? तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है? 6। कितने से आ रहा है? 6। चलना कितना है? 10। चलना कितना है? 10। हो गया सवाल। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। चलना कितना है? 10। एक्सेलरेशन कितना है? 6 t का स्क्वायर। तो 2 1 जा 3 जा, तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। तो t की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 3.33 सेकेंड्स। फील हो गया होगा आपको क्या है? जब भी इंक्लाइंड प्लेन हो सीधा लगेगा mg, mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, mg cos थीटा इसको जोड़ के रखेगा और mg sin थीटा इसको चलाएगा। तो यहां से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, g sin थीटा को हमने m से डिवाइड कर दिया, तो अपना एक्सेलरेशन क्या हो गया? g sin थीटा। g की वैल्यू कितनी है? 10 sin थीटा 37 ही है, तो 3/5, 5 1 जा 2 जा 3 2 जा 6। अब चलना कितना है? अब इक्वेशन ऑफ मोशन का खेल है। चलना कितना है बच्चों? 10। चलना कितना है? 10। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो 10 इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 6 t का स्क्वायर। 2 1 जा 3 जा 3 नीचे आ गया 10/3, 10/3 3.33, तो t स्क्वायर था, अंडर रूट कर दिया 3.33 सेकेंड्स। गॉट माय पॉइंट? आसान है, प्रैक्टिस करना है। तो अभी हमने सिर्फ नॉर्मल फोर्स सीखा है, हम स्प्रिंग फोर्स सीखेंगे, हम टेंशन फोर्स सीखेंगे स्ट्रिंग्स में, फिर सबको एक साथ डालेंगे, फिर फ्रिक्शन सीखेंगे, फिर पूरा चैप्टर फिर से पूरे फोर्स एक ही क्वेश्चन में एक साथ डालेंगे। अभी हम सेपरेट सेपरेट सबकी कहानी कर रहे हैं और हर एग्जाम के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते जाएंगे, जैसे कि अभी कुछ एक मेंस का लिया था और 3 क्वेश्चंस हमने नीट के करे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे टेंशन फोर्स, फिर पुलिस पढ़ेंगे, है ना। टिल देन हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।